माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसकी क्या क्या यूनिट्स है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर सोल्यूबिलिटी। अब बेटा सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, किस पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व जो आपका मैक्सिमम अमाउंट का जो सब्सटेंस है वो क्या शो करता है, इसकी सोल्यूबिलिटी को शो करता है। वो क्या करता है, इसकी सोल्यूबिलिटी को शो करता है। यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो आपका मैक्सिमम अमाउंट का सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, उसकी सोल्यूबिलिटी को बता रहा है। वो क्या बता रहा है, उसकी सोल्यूबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये जो सोल्यूबिलिटी है वो आपकी सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। मतलब ये जो सोल्यूबिलिटी है, जो ये सोल्यूबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपकी किसके, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं ब्रीफली। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखो जो सोल्यूबिलिटी है वो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी की, वो पढ़ेंगे सॉलिड्स की लिक्विड में। किसकी, सॉलिड्स की लिक्विड में। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यानी लिक्विड के अंदर कोई भी अगर सॉलिड मिलाया जा रहा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, उसके अंदर वो किस तरीके से सोल्यूबल होगा, इसको हम इसके अंदर देखने वाले हैं। क्लियर है? ऑल सॉलिड्स आर सोल्यूबल। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं इन ऑल लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं वो आपके किस में, सभी प्रकार के लिक्विड में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इन मोर और लेस अमाउंट, वो कम अमाउंट में भी हो सकते हैं और ज्यादा अमाउंट में भी हो सकते हैं, लेकिन वो सोल्यूबल जरूर होंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अ सॉलिड हैज डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज इन डिफरेंट सॉल्वेंट। एक सॉलिड की जो है वो डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है डिफरेंट सॉल्वेंट में, यानी अगर सॉल्वेंट आपके डिफरेंट होंगे तो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बेटा, सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड। जो सोल्यूबिलिटी होती है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है डिसॉल्व्ड सॉलिड का, किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड जो मैक्सिमम अमाउंट है किसका, सॉलिड का, एट सर्टेन टेम्परेचर, किस पर, एक निश्चित तापमान पर, सर्टेन टेम्परेचर पर। ठीक है, वो किसको शो कर रहा है, आपका सोल्यूबिलिटी को शो कर रहा है। यानी 100, एक निश्चित तापमान पर, सर्टेन टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व जो आपका किसका, सॉलिड का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसको शो कर रहा है, सोल्यूबिलिटी को शो कर रहा है। इन दिस स्टेज, और इस स्टेज के अंदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स के लिक्विड में, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब वो कैसे अफेक्ट करते हैं बेटा, उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग।
फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। फॉलोइंग फैक्टर जो हैं ये आपके अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी को, किसकी? सॉलिड्स की। किसमें? लिक्विड में। तो सबसे पहला जो फैक्टर आएगा बेटा वो क्या है? नेचर ऑफ सॉलिड एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब नेचर किसका? सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। अब यहां पे सोल्यूट तो सीधी सी बात है आप सॉलिड ही ले रहे हैं, और सॉल्वेंट आपका कोई ना कोई लिक्विड ही है, क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में ही तो सॉल्युबल कर रहे हैं। तो यहां पे आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? लिक्विड। वो क्या होगा? लिक्विड। और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है? सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो देखो कैसे डिपेंड करता है। आयनिक सॉलिड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। अब बेटा आयनिक सॉलिड क्या होते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे सॉलिड जो आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ऐसे सॉलिड्स जो आयनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं वो तो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? बेटा पोलर सॉल्वेंट की भी बात ही की है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसको पर शो करें? वो भी किसको शो करें? आयंस। वो भी किसको शो करें? आयंस की प्रकृति को शो करें, आयंस के नेचर को शो करें। वो भी क्या होते हैं? आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो यानी ये भी किसको शो करेंगे? आयनिक नेचर को शो करेंगे, और ये तो आयनिक नेचर को शो करेंगे सही। तो जब दोनों का नेचर सेम होगा तो फिर इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, अब देखो जो कोवेलेंट सॉलिड होंगे, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोई आयनिक नेचर नहीं होगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट भी वही होते हैं जो आयनिक नेचर को शो नहीं करते। तो कोवेलेंट सॉलिड्स और नॉन पोलर सॉलिड्स दोनों ही आयनिक नेचर को शो नहीं करते, इसलिए इन दोनों का नेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड हुज नेचर इज आयनिक आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जो क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं सॉलिड, हुज नेचर इज आयनिक, जिनका नेचर क्या हो? आयनिक हो, आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। तो यही बात अभी करी थी अपन ने कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो किसमें सोल्यूबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। बस ये है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इतना सा फर्क है। इट्स मेन यूज इन आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसका मेन यूज जो होता है वो आयन डायपोल इंटरेक्शन में होता है। अब आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है? देखो आयन डायपोल इंटरेक्शन बताता है आयंस और मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन को। किसको? आयंस और मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन को। देखो जैसे आपका मान लीजिए कि कोई आयन है NaCl, ठीक है, और आप इसको किस में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं? आप इसको वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। किसमें? वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बेटा इसको वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे तो ये जो है Na, तो Na प्लस और Cl जो है वो आपका Cl माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है H2O का, इसका जो एक साइड है वो आपका पॉजिटिव नेचर शो करेगा, और इसका जो एक साइड है वो आपका नेगेटिव नेचर शो करेगा। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, वो किससे अट्रैक्ट होगा? मतलब Na प्लस से अट्रैक्ट होगा। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। और इसका जो नेगेटिव साइड है, सॉरी गलत हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मैं वापस सही करा देता हूं, है ना। ठीक, वापस आए। देखो इसके अंदर इसका जो पॉजिटिव साइड है आयन का, वो इसके मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होगा। क्लियर है?
और इसका जो नेगेटिव साइड है आयन का, वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइन से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो अट्रैक्शन होगा आयंस और मॉलिक्यूल के बीच का, वो कहलाएगा आपका आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? तो इसका मेन यूज किसमें होता है? आयन डायपोल इंटरेक्शन में होता है। द सोल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड्स इन वाटर, जो सोल्युबिलिटी होती है कई सारे आयनिक सॉलिड की, किसमें? वाटर में, इज डिफरेंट, वो डिफरेंट होती है। मतलब कई सारे जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, उनकी वाटर में जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्योंकि अलग अलग आपके आयनिक सॉलिड होंगे, तो वाटर में जो उनकी सोल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग ही होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे? आयंस के नेचर पे। ठीक है। द रीजंस ऑफ सोल्युबिलिटी आर लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, जो रीजन है किसका? सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी को इफेक्ट कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं आपके लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब बेटा लेटिस एनर्जी क्या है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी, अब लेटिस एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक क्रिस्टल इनटू द कॉन्सिक्वेंट आयंस इज कॉल्ड द लेटिस एनर्जी। यानी जो आपके आयंस हैं, जो आपके आयंस हैं, उसको 1 मोल आयनिक, मतलब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को आप इसके आयंस में, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को आप इसके आयन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देंगे, जो एनर्जी देंगे वही क्या होगी? आपकी लेटिस एनर्जी होगी। यानी यूं कह दूं मैं कि जो आपके 1 मोल आयनिक क्रिस्टल है, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी क्या होगी? लेटिस एनर्जी होगी। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, है ना? थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इज टर्मिनल एज लेटिस एनर्जी। देखो इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, और में लिखा हुआ है लेटिस एनर्जी की, कि जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है आपकी किसके? जो फॉर्मेशन होता है 1 मोल आयनिक सॉलिड का, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए जो बनाने के लिए जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उस दौरान, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड बनाने के लिए इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से आयनिक सॉलिड बनाने के लिए, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए इस निर्माण के दौरान, इस फॉर्मेशन के दौरान जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी क्या कहलाएगी? टर्मिनल या लेटिस एनर्जी कहलाएगी। तो लेटिस एनर्जी को आप टर्मिनल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्लियर है? हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड बाय हाइड्रेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन के द्वारा, ऑफ आयंस, यानी आयंस के हाइड्रेशन के द्वारा। आयन है जिनका हाइड्रेशन करवाएंगे और उनके द्वारा क्या होगी? एनर्जी रिलीज। प्रेजेंट इन 1 मोल आयनिक सॉलिड, 1 मोल आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट जो आपके आयंस हैं, उनके हाइड्रेशन से जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी एनर्जी क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। देखो, इफ वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, देन लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी से जो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी, हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे? लेटिस एनर्जी से। किससे? लेटिस एनर्जी से। देन द आयनिक सॉलिड विल बी सोल्यूबल इन वाटर, तो आयनिक सॉलिड क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। ठीक है,
इफ द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लेटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो किससे कम हो जाए, लेटिस एनर्जी से, देन द आयनिक सॉलिड डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो आपके जो आयनिक सॉलिड है वो सोल्यूबल नहीं होंगे, और ये सोल्यूबल थे। जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा थी तो इसके अंदर आपके सॉलिड वाटर में सोल्यूबल हैं, लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से कम होगी तो इसके अंदर आप क्या बोलेंगे कि सॉलिड जो है वो सोल्यूबल नहीं है, किसमें, वाटर में। क्लियर है? देखो अब सेकंड आपका जो है फैक्टर वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी अब टेम्परेचर का इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फॉलोइंग टू प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट। फॉलोइंग टू प्रोसेस होते हैं जब आप किसको, सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं टेम्परेचर के अंदर। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पहला आपका प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ी होंगी आपने, है ना। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, some salts like lithium carbonate, sodium carbonate release heat on dissolving in water। कुछ सॉल्ट जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ये रिलीज करते हैं किसको, हीट को, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब इनको किस में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जब भी सॉल्ट को, ये जो आपको सॉल्ट दिए गए हैं, इनको जब भी किस में डिसॉल्व करेंगे, अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर्स, जो ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल है, मतलब ली कैटेलियर्स वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफ टेम्परेचर ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाए, वो इंक्रीज हो, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन सॉल्वेंट, तो जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की सॉल्वेंट में वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी जब आपका इस रूल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, अगर वो इंक्रीज हो जाए, उसको इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉलिड की वो डिक्रीज हो जाएगी, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी देखना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कई सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, NH4Cl हो गया, NaNO3 हो गया, रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब इनको किस में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर के अंदर। ठीक है, हेयर एनर्जी इज यूज्ड, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। हेयर एनर्जी इज यूज्ड टू सेपरेट आयंस, इनके आयंस को सेपरेट करने के लिए, ये जो आपको क्रिस्टलाइन सॉल्ट दिए गए हैं ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनके आयंस को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, बिफोर डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिसॉल्व करने से पहले इनके आयंस को सेपरेट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आपके प्रोसेस कौन से हो जाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कुछ सॉल्ट होते हैं जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से पहले इनके आयंस में सेपरेट करने के लिए, इनको आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जी दी जाती है, आयंस में तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाता है आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है।
तो जिस प्रोसेस में एनर्जी दी जाएगी वो एंडोथर्मिक, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ली केटेलियर्स प्रिंसिपल, इफ टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीजेस, ली केटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फिर ली केटेलियर्स प्रिंसिपल आ गए यहां पे अपनी बात कहने, है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस का बढ़ रहा है तो जो सोल्यूबिलिटी है सॉलिड की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अगर टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये किसके अंदर होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर होगा। क्लियर है? अब देखो पहले वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे देखो आप, वहां पे अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सोल्यूबिलिटी है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर यहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपका किसका, सॉल्युबिलिटी का प्रोपोर्शनल होगा, किसका, सॉल्युबिलिटी का प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। क्लियर है? अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब सॉलिड को लिक्विड में डाला जा रहा है तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, देखो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, प्रेशर का कोई सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को किस में डाला जाए, लिक्विड में डाला जाए। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सॉलिड्स को आप या लिक्विड्स जो हैं आपके वो क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल, यानी इन पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रैक्टिकली ये क्या रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। अगर चेंजेस किया जाए किसमें, प्रेशर में, तो जिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो सोल्यूबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी। क्लियर है? अब बेटा अपन ने पढ़ा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब पढ़ेंगे अपन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी गैसेस की लिक्विड में क्या बेटा, सोल्यूबिलिटी, गैसेस की लिक्विड में क्या, सोल्यूबिलिटी, है ना। देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी, तो कैसे देखेंगे इसको, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी जब भी किसी गैस को लिक्विड में डाला जाएगा तो क्या सोल्यूबिलिटी रहेगी, कैसी रहेगी, वो इसके अंदर देखने वाले अपन। ठीक है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, टेक्स प्लेस एट सर्टेन लिमिट, मतलब एक सर्टेन लिमिट पे, एक निश्चित लिमिट पे होती है। जो सोल्यूबिलिटी होती है ना गैस की लिक्विड में, वो किस पर होती है, एक निश्चित तापमान पर होती है, एक निश्चित लिमिट में होती है, मतलब एक निश्चित तापमान और एक निश्चित लिमिट पर जो है गैस की लिक्विड में क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है। यानी अपने को गैस को अगर लिक्विड में सोल्यूबल करना है तो हमें एक निश्चित तापमान और किसकी, गैस की और लिक्विड की एक निश्चित सर्टेन लिमिट की निश्चित मात्रा की जरूरत पड़ेगी। गैस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस, जो गैस सॉल्यूशन होता है वो आपका ऑब्टेन्ड होता है किससे, गैस के एब्सॉर्प्शन से, थ्रू लिक्विड, यानी लिक्विड क्या करेगा, गैस का एब्सॉर्प्शन कर लेगा, लिक्विड गैस का एब्सॉर्प्शन कर लेगा तो आपको क्या मिलेगा, गैस सॉल्यूशन बनेगा, मिलेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस, और ये प्रोसेस आपका कहलाएगा एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस कहलाएगा। अब देखो
द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड बाय एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जो सोल्युबिलिटी होती है ना गैसेस की लिक्विड में, वो किससे एक्सप्रेस की जाती है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से। किससे? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से। अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना, तो समझें, है ना, समझने के लिए ही है अपन, तो समझो। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट एनटीपी, यानी एनटीपी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है सॉल्वेंट का, उसमें डिसॉल्व जो आपका गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, देयरफॉर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किस पर? सर्टेन टेम्परेचर पर एंड 1 atm प्रेशर पर, और 1 atm प्रेशर पर, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एज इट्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यानी 1 atm प्रेशर और एक सर्टेन टेम्परेचर पर एनटीपी पर आपका जो 1 यूनिट वॉल्यूम जो होता है सॉल्वेंट का, उसमें डिसॉल्व जो आपका गैस का जो वॉल्यूम है, वो किसको शो करता है? वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। क्लियर है? अब देखो, फॉर डिटरमाइनिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल लीटर, किसको? गैस में, गैस की, किसकी? गैस की मोल या लीटर में सोल्युबिलिटी को, किसकी? गैस की मोल या लीटर में सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान, एंड 1 atm प्रेशर, और 1 atm प्रेशर पर इट्स एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसका जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो किस डिवाइडेड होता है? किसके थ्रू? 22.4 लीटर के थ्रू। यानी सुनना, एक बार वापस इसको समझना, एक निश्चित तापमान और 1 atm प्रेशर पर, एक निश्चित तापमान और 1 atm प्रेशर पर जो आपकी गैस में, गैस की, सॉरी, जो गैस की मोल या लीटर में अगर आप क्या करना चाह रहे हैं? सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 22.4 लीटर से। क्लियर है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले। अब अपन ने किसकी सोल्युबिलिटी पढ़ ली? गैस की सॉलिड में। अब गैस की जो सॉलिड, सॉरी, अपन ने किसकी? गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी पढ़ ली। तो जब गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी होगी तो उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट भी करेंगे, उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट भी करेंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। जो सोल्युबिलिटी होती है गैस की किसी भी सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करती है निम्न फैक्टर पे, फॉलोइंग फैक्टर पे। अब वो फैक्टर कौन कौन से होने वाले बेटा? नेचर ऑफ द गैस, सबसे पहले जो आपका सॉल्यूट है, गैस है, उसका नेचर सबसे पहले इफेक्ट करेगा गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को। क्लियर है? गैस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट और आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, गैस जो कि रिएक्ट करती है सॉल्वेंट के साथ और आयोनाइज्ड हो जाती है सॉल्यूशन में, इज वेरी मच सोल्यूबल, यानी वो गैसें जो कि सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइज्ड हो जाए या सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाए, उनकी सबसे ज्यादा क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है, यानी वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। जैसे आपके देख लो NH3 है, HCl है, SO2 है, ये सब जो गैसें हैं बेटा, ये मोर सोल्यूबल होती है किसमें? वाटर में। क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्या होती हैं? रिएक्ट करते टाइम आयोनाइज्ड हो जाती हैं। अब आयोनाइज्ड हो जाएंगी ये गैसेस तो ये ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगी। किससे? वाटर से रिएक्ट करते वक्त। दे फॉर्म NH4OH, यानी NH3 से NH4OH बन जाएगा और
HCl से HCl लिक्विड बन जाएगा और SO2 से H2SO4 बन जाएगा। जब ये किससे रिएक्ट करेंगे? वाटर से रिएक्ट करेंगे। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। क्लियर है? अब देखो आगे थोड़ा सा और देखें। ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन ब्लड। जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है ब्लड में। किसमें ज्यादा सोल्यूबल होता है? ब्लड में। बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है किससे? ब्लड के हीमोग्लोबिन से। जो ऑक्सीजन है ना वो आपका ज्यादा सोल्यूबल होता है किसमें? ब्लड में। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो ऑक्सीजन है, ये जो आपका जो ऑक्सीजन है वो किससे रिएक्ट कर जाता है? ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है? जैसे N2, O2, H2, ये सब जो गैसें हैं आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये लेस सोल्यूबल होती है वाटर में। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज्ड नहीं हो पाती, इसलिए लेस सोल्यूबल होती है। बट मोर सोल्यूबल इन C2H5 अल्कोहल। अब इसमें अंदर C2H5OH में ये क्या होगी? ज्यादा सोल्यूबल होगी, क्योंकि यहां पे आयोनाइज्ड होने की जरूरत इसको नहीं पड़ रही है। आगे पढ़े। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो डिपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जो सोल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो डिपेंड करती है किस पर? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर। यानी जो सोल्युबिलिटी है ना बेटा गैसेस की, वो डिपेंड कर रही है किस पर? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर। तो दोज गैसेस विच हैव मोर अल्फा, यानी जिसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, आल्सो पोजेस मोर सोल्युबिलिटी। उनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। क्लियर है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ वेरियस गैसेस। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का वेरियस गैसेस का, यानी कई सारी गैसेस का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है उसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, वो इस तरीके से होता है। ये क्या है बेटा? आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ गैसेस। ठीक है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये किसका? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का। किसकी? गैसेस का। यानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसका होगा? इसका, NH3 गैस का। उससे कम HCl गैस का, उससे कम H2O, उससे कम H2S, उससे कम CO2, उससे कम C2H2 और उससे कम O2। और सबसे कम जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा किस गैस का होगा? वो नाइट्रोजन गैस का होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है गैसेस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी को। देखो, इट इज सीन इन रेफरेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस दैट दोज गैस विच हैव पोलर मॉलिक्यूल। यानी ये देखा जाता है या देखा गया है इन रेफरेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्युबिलिटी। मतलब सॉल्वेंट के रेफरेंस में, सॉल्वेंट के इफेक्ट के रेफरेंस में और सोल्युबिलिटी जो होती है गैस की उसके रेफरेंस में ये देखा गया है कि जो गैसेस हैं, गैसेस विच हैव मोर पोलर मॉलिक्यूल, जो जिन्हों मोर पोलर मॉलिक्यूल होता है, गैसेस हैव पोलर मॉलिक्यूल, यानी जिन गैसों का पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो गैसें पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं, आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होंगी। किसके कंपेयर में? कंपेयर देन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो वही वाली बात है बेटा जो अपन ने उधर पढ़ी थी कि जो इफेक्ट है सॉल्वेंट का और जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो किसके रेफरेंस में देखी जाती है कि जो आपकी गैसेस हैं वो अगर पोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो वो मोर सोल्यूबल होगी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। किसके कंपेयर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंपेयर में। यानी आपका सॉल्वेंट अगर पोलर है और आपकी गैस अगर पोलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो वो ज्यादा सोल्यूबल होंगी ना। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ठीक है, तो जो पोलर नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। HCl गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू बेंजीन। जो HCl गैस है वो आपकी ज्यादा सोल्यूबल होती है किसमें, मोर सोल्यूबल होती है किसमें, वाटर में, एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन के कंपेयर में। रीजन, अरे ये आपका पोलर सॉल्वेंट है वाटर, और ये भी क्या है, HCl भी पोलर है, जबकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा ना भाई, नॉन पोलर में थोड़ी डिसॉल्व होगा ज्यादा। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखो यहां पे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो खत्म होती है किसकी, सॉलिड की लिक्विड में और गैस की भी लिक्विड में, दोनों टाइप की सॉल्युबिलिटी यहां पे खत्म होती है। अब इससे रिलेटेड ही एक हेनरीज लॉ आता है। जो हेनरी साहब थे उन हेनरी साहब ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया। अब दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्या नियम दिया, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर द अमाउंट ऑफ गैस, जो अमाउंट होता है गैस का, डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का, उसमें डिसॉल्व जो अमाउंट है आपका गैस का, किस पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर क्रिएटेड बाय गैस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो प्रेशर जो आप क्रिएटेड हुआ है गैस के थ्रू उसके। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम, किसमें, साम्यावस्था में। ठीक है, साम्यावस्था जानते हैं आप क्या होती है, साम्यावस्था जिसमें इक्विलिब्रियम, जिसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाती है वापस, समझ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ऑब्टेन हो जाए, वो आपके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। एट द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, किसके सरफेस पर, सॉल्वेंट के सरफेस पर। अब इसको दोबारा समझना। ठीक है, जो आपका 1 यूनिट वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, उसके अंदर जो आपका डिसॉल्व है गैस का अमाउंट, किस पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, वो जो आपका अमाउंट है किसका, गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रेशर के। जो गैस के थ्रू प्रेशर क्रिएटेड हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस पर, इक्विलिब्रियम पर, साम्यावस्था पर, एट द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, किसके सरफेस पर, सॉल्वेंट के सरफेस पर। ठीक है, तो M प्रोपोर्शनल P हो जाएगा। अब M क्या है आपका, M है आपका अमाउंट ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व है 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। P आपका क्या है, प्रेशर जो कि क्रिएटेड है किसके थ्रू, गैस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आप M इक्वल टू KHP हो जाएगा, यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आपका ये हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। M आपका अमाउंट ऑफ गैस है, P आपका प्रेशर ऑफ गैस है, एट इक्विलिब्रियम, किस पर, इक्विलिब्रियम पर। क्लियर है? और KH आपका हेनरी कांस्टेंट है। इफ वी कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर हम किसको, गैस की जो मोल फ्रैक्शन है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, गैस की जो मोल फ्रैक्शन है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या करें, कंसीडर करें
एज इट्स सोल्यूबिलिटी, इसकी सोल्यूबिलिटी के रूप में। देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा किसका, द पार्शियल प्रेशर इन वेपर स्टेट, जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा किसमें, वेपर स्टेट में, ऑफ अ गैस, यानी गैस की वेपर स्टेट में जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा, गैस की वेपर स्टेट में जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा, गैस वेपर स्टेट में चली जाएगी ना भाई, वेपर स्टेट में चली जाएगी, तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसकी, गैस की मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन में जो गैस है उस गैस के का जो पार्शियल प्रेशर है, जब ये किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में, तो वो पार्शियल प्रेशर किसके, इसकी जो गैस की जो मोल फ्रैक्शन है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां पे जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, तो P इक्वल टू KH, मोल फ्रैक्शन का साइन आ जाएगा, ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन का साइन, ये आपका हेनरी कांस्टेंट, ये आपका हेनरी कांस्टेंट, और ये आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर, ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर, कब, जब आपकी गैस किस में है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जब आपकी गैस किस में है, ये क्या आपका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जब आपकी गैस किस में है, वेपर स्टेट में है। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, बढ़े आगे। देखो, लेट m ग्राम गैस विथ मोलिकुलर वेट m, आपकी m ग्राम की, स्मॉल m ग्राम की क्या है, गैस है, जिसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट मतलब मोलर मास क्या है, कैपिटल M है, इज प्रेजेंट एट T टेम्परेचर, जो किस पर प्रेजेंट है, T टेम्परेचर पर, एंड द वॉल्यूम ऑफ इज कैपिटल V, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कैपिटल V है। अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज सोल्यूबल इन इक्विलिब्रियम, एक निश्चित वॉल्यूम जो होता है गैस का वो सोल्यूबल होता है किसमें, इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर पे, P पर। देन आइडियल गैस इक्वेशन विल बी, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, PV इक्वल टू nRT। दोबारा देखना, देखो बच्चों, है ना, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखें, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखें। अगर आपकी जो स्मॉल m ग्राम की अगर आप गैस ले रहे हैं तो उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा, किस पर, T टेम्परेचर पर, और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो एक सर्टेन वॉल्यूम की जो गैस है, V वॉल्यूम की जो गैस है वो सोल्यूबल होगी इक्विलिब्रियम प्रेशर P पर, ठीक है। तो इसका आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो PV इक्वल टू, अब N इक्वल टू क्या होगा आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास, तो N इक्वल टू M अपॉन, आप क्या रख देंगे, M रख देंगे, RT। तो ये P नीचे आते ही V इक्वल टू M अपॉन P, RT अपॉन M हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर M अपॉन P और V जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ KH, जो वैल्यू है किसकी, KH की, किसकी बेटा, KH की जो वैल्यू है,
यानी हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट फॉर वेरियस गैसेस एट सेम टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। किसके लिए? वेरियस गैसेस के लिए। अगर गैसेस अलग अलग होंगी लेकिन टेम्परेचर सेम है तो उसके लिए हेनरी कांस्टेंट भी क्या आएगा? डिफरेंट ही आएगा। गैसेस डिफरेंट है तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो KH की वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो नेचर ऑफ गैस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। क्योंकि गैस का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मिलने वाली है। ये अपन ने पढ़ लिया अभी इससे पहले वाले पॉइंट में। अ गिवन प्रेशर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ KH। जो दिया गया प्रेशर है वो ग्रेटर है, ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे? हेनरी कांस्टेंट से ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी लेसर। तो देन अगर आपका जो गिवन प्रेशर है वो ज्यादा होगा, किससे? हेनरी कांस्टेंट से ज्यादा होगा आपका गिवन प्रेशर। जो आपका प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, किससे? हेनरी कांस्टेंट से ज्यादा हो जाए। किससे? हेनरी कांस्टेंट से ज्यादा हो जाए तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस की लिक्विड में, वो क्या होगी? लेजर हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी? लेजर। सॉल्युबिलिटी लेजर कहने का मतलब जब आपका प्रेशर ज्यादा हो जाए, किससे? हेनरी कांस्टेंट से, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेनरी जो लॉ है उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। हेनरी के लॉ के कुछ एप्लीकेशंस तो देखो, मतलब इसके कुछ गुण हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अपने जो नॉर्मल लाइफ है वहां अपने हेनरी का लॉ काम आता है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? तो ध्यान दें। बॉटल आर क्लोज्ड एट हाई प्रेशर to increase the solubility of CO2 in soda water and cold drink। जो आपकी सोडा वाटर रहती है या कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? फिल होती है, ठीक है, और उसको हाई प्रेशर पर फिल करके क्लोज किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर किसको? सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर क्या करेंगे, जो आपके सोडा वाटर है, जो कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर जो आपकी CO2 गैस है उसको अगर हम हाई प्रेशर पर क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, बंद करेंगे उसके अंदर, तो क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। किसकी? गैस की और लिक्विड की। क्लियर है? तभी तो आप जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, ठंडा ठंडा कूल कूल, पीते नहीं पीते? तो उसका जो ढक्कन है उसको आपको ओपनर से खोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर पे क्लोज्ड किया हुआ है। इसी से तो आपको जो है कोल्ड ड्रिंक वो ठंडी लगती है जब आप उसको पीते हैं। लगती नहीं लगती? वो CO2 गैस की वजह से ही लगती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो आपको कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं लगेगी, और ठंडी नहीं लगेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। क्लियर है? अब देखो आगे, The diver can face more solubility of gases at high pressure during breathing in deep sea। जो डाइवर होता है, डाइवर मतलब जो गोते लगाने वाला होता है समुद्र में, ठीक है, वो फेस करता है किसको? ज्यादा सोल्युबिलिटी को। किसकी? गैस की। एट हाई प्रेशर, किस पर? हाई प्रेशर पर, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन डीप सी। जब वो गहरे समुद्र में चला जाता है तो गहरे समुद्र में जाने पर क्या होता है कि जो आपका जो प्रेशर हो जाता है वो हाई हो जाता है, और जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो ज्यादा हो जाती है। तो वो क्या करता है, उसमें उसको थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। तो जब वो जाएगा डीप सी के अंदर, ब्रीथिंग करेगा हाई प्रेशर पर, तो वो किसको फेस करेगा? सोल्युबिलिटी को, गैस की ज्यादा सोल्युबिलिटी को फेस करेगा। क्लियर है? द सोल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस
taken by breathing is more in blood due to more external pressure decreases slowly। जो solubility होती है ना एटमॉस्फेरिक गैसेस की, जो ली जाती हैं कब, ब्रीथिंग इन मोर इज मोर इन ब्लड, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उसकी जो solubility है, the solubility of atmospheric gases taken by breathing is more in blood। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो जब ब्रीथिंग कर रहे हैं तो जो हमने गैस ली है, एटमॉस्फेरिक गैसेस ली हैं, उसकी solubility जो है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। यानी एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं वो हमारे किस में चली जाती हैं, ब्रीथिंग के थ्रू ब्लड में चली जाती हैं। ड्यू टू मोर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस स्लोली। ठीक है, ड्यू टू मोर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस स्लोली, यानी जो एक्सटर्नल जो आपके अगर प्रेशर लगाया जा रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो ब्रीथिंग के थ्रू आपके किस में चली जाती हैं, शरीर के अंदर चली जाती हैं, बॉडी के अंदर चली जाती हैं, और ब्लड में क्या होता है, उन एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिसॉल्व्ड गैसेस इवॉल्व आउटसाइड एंड बबल्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड इन ब्लड। और इसके कारण जो क्या होता है, ये जो गैसें डिसॉल्व होती हैं, बाहर स्थित जो ये गैसें जब ये डिसॉल्व हो जाती हैं हमारे किसमें, ब्लड में, तो बबल्स जो होते हैं जो नाइट्रोजन के वो बनते हैं किसमें, हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में जो है बबल्स बनने लग जाते हैं किसके, नाइट्रोजन के। दे क्रिएट थेरेप्यूटिक कंडीशन, और वो कौन सी कंडीशन बनाते हैं, थेरेप्यूटिक कंडीशन। थेरेप्यूटिक कंडीशन मतलब चिकित्सकीय अवस्था बना देते हैं, मतलब हमें बीमार कर देते हैं। विच इज कॉल्ड एट बैंड्स, जिनको क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बैंड्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जा रहा है, बैंड्स कहा जा रहा है। क्लियर है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इट इज वेरी पेनफुल, ये बहुत ही पेनफुल होती है। एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोर नाइट्रोजन इन ब्लड, और ब्लड में ज्यादा नाइट्रोजन का जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है उससे बचने के लिए, और एंड फ्रॉम बैंड्स, और बैंड्स से बचने के लिए, एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम इज फिल्ड इन टैंक्स यूज्ड फॉर ब्रीथिंग ऑफ डाइवर्स। जो डाइवर्स हैं उनको जो टैंक दिया जाता है ब्रीथिंग के लिए, उस टैंक में क्या कर दिया जाता है, जो एयर है वो किसके साथ डाइल्यूट कर दी जाती है, हीलियम के साथ डाइल्यूट कर दी जाती है। हीलियम के साथ जब एयर डाइल्यूट हो जाती है तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलती है तो आपकी ब्रीथिंग अच्छे से हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है। अब देखो, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एट हायर एल्टीट्यूड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड्स इज लेस देन सरफेस। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का हायर एल्टीट्यूड पे, वो लेस देन होता है किस पर, सरफेस पर। सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन ब्लड, जो कंसंट्रेशन पाई जाती है ऑक्सीजन की ब्लड में एंड टिश्यूज में, एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग इन दीज प्लेसेस, ड्यू टू दिस दे बिकेम वीक एंड डू नॉट थिंक क्लियरली। यानी देखो थोड़ा सा इसको समझो, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का हायर एल्टीट्यूड्स पर, वो सरफेस की तुलना में कैसा होता है, लेस होता है। मतलब ऊंची जगहों पे, जो ऊंची जगह होती हैं, हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो
जो हमारा जो समतल भूमि है, जो सरफेस है, उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो जो कंसंट्रेशन है ना ऑक्सीजन की, वो ब्लड, जो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके ब्लड में और टिश्यूज में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, और वो ढंग से सोच नहीं सकते, नॉट थिंक क्लियरली, उनकी सोचने की क्षमता भी क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरीज के लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। अब कुछ कमियां भी होती हैं, देखो आप में भी कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं, कोई इस दुनिया में कोई परफेक्ट है नहीं, है ना। तो हेनरी साहब ने लॉ दिया तो उसमें भी कुछ क्या निकली, कमियां, क्योंकि लोग होते ही क्या है, कमियां निकालने के लिए। तो हेनरी के लॉ की भी लोगों ने क्या निकाल दी, कमी निकाली, किसी ने तो निकाली होगी। ठीक है, तो किसने निकाली वो नहीं पढ़ना, हमें क्या कमियां हैं वो पढ़ना है। देखें, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज के लॉ की यहाँ पे कई सारी लिमिटेशंस हैं। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर आपका लो नहीं होना चाहिए। क्यों लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर अगर आपका लो हो जाएगा, टेम्परेचर अगर आपका लो हो जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वैल्यू भी लो हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी लो हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहेगा तो भी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल रहेगी, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप घर में क्या बना रहे हैं, चाय बनाते हैं, टी। अब टी बनाते हैं तो टी के अंदर आप जितना उसको टेम्परेचर देते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर लो हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, होगी नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ प्रेशर शुड नॉट बी मोर, जो प्रेशर है ना उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा, जैसे अभी आपने देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, वो ब्लड में चली जाती हैं, और उससे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ब्लड उसमें चली जाती है, हेमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेती है, तो वो क्या है, पेनफुल है। तो इसलिए जो है आपका प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस शुड बी लो इन अ सॉल्वेंट, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो कम होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर। उसका रीजन, अगर जैसे अभी वो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल ले लें, अगर ज्यादा नाइट्रोजन ब्लड में चली गई तो क्या होगी, वो पेनफुल होगी कि नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो लो होनी चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो गैसें, अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर बाकी एटमॉस्फेरिक गैसें अगर ज्यादा आ गई हमारे शरीर के अंदर तो वो हमारे लिए क्या है, पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, द मोलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस शुड बी सेम इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, मतलब जो मोलिक्यूलर स्टेट है ना गैस की, वो लिक्विड हो चाहे आपका गैसियस स्टेट हो, वो सेम होनी चाहिए। किसकी, गैस की। जो मोलिकुलर स्टेट है गैस की वो सेम होनी चाहिए लिक्विड और गैसियस स्टेट में। क्लियर है। देयरफॉर गैस शुड नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, ताकि जिससे क्या हो, ये प्रूफ हो जाए या ये कहा जा सकता है कि गैस ना तो एसोसिएटेड होती है ना ही डिसोसिएटेड होती है, ना तो इसको बना सकते हैं हम, ना इसको बिगाड़ सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, वही वाली बात है। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि जो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, ना तो वो कम हो सकती है ना तो वो ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। 0.16 ग्राम N2 इज डिजॉल्व इन 4 लीटर वाटर। 4 लीटर वाटर के अंदर 0.16 ग्राम नाइट्रोजन गैस आप डिजोल्व कर रहे हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। किस पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 2 atm प्रेशर पर। किसको डिजोल्व करें आप, 0.16 ग्राम N2 को, किसमें, 4 लीटर वाटर के अंदर।
कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट, तो आपको हेनरी का कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब देखो हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए प्रेशर में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन का। तो आपको नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन चाहिए और प्रेशर चाहिए हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए। तो बेटा आपके पास प्रेशर तो है, 2 atm प्रेशर आपको दिया गया है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन नहीं है। किसकी, नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसके, नाइट्रोजन के भी और वाटर के भी। तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन का गिवन मास 0.16 ग्राम, मोलर मास क्या होगा, एक नाइट्रोजन है उसका मास होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का मास हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन के एटम का मास हो जाएगा 28 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से अपन क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम निकालते हैं मोल्स के नंबर को। तो इसके जो मोल्स हैं नाइट्रोजन के वो ये आ जाएंगे 0.0057 मोल्स। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो आपकी डेंसिटी है वाटर की वो है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ग्राम में 1 ml वाटर होता है, यानी 1 ग्राम वाटर 1 ml वाटर के बराबर होता है। तो अपने को 4 लीटर वाटर दिया गया है, तो 4 लीटर वाटर मतलब 4000 ml, 4000 ml और 4000 ml मतलब 4000 ग्राम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अब वाटर के भी मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का गिवन मास कितना है 4000 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 ग्राम, तो इसके मोल्स की संख्या क्या आ जाएगी 222.22 मोल्स। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल्स, तो नाइट्रोजन के मोल्स ये हो गए और सॉल्यूशन के मोल में नाइट्रोजन और H2O दोनों के मोल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 2.56 × 10⁻⁵। क्लियर है। अब देखो यहां पे आपका जो हेनरी लॉ है उसके अकॉर्डिंग P = KH, यानी जो प्रेशर है वो आपका मोल फ्रैक्शन की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हेनरी कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनल साइन हटने पर, तो इससे आपका हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो इससे आप निकालेंगे, अब आपका प्रेशर 2 atm था और मोल फ्रैक्शन क्या है N2 की 2.56 × 10⁻⁵, तो इससे आपका जो आ गया हेनरी कांस्टेंट वो कितना आया 0.78 × 10⁴ atm।